नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। जी हाँ, दिनांक 13/2/2024 का है। पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला अधिकारिता। अभी हमने आंगनबाड़ी का पर्यवेक्षक डाला हुआ था, इसके बाद है महिला अधिकारिता। सीधी भर्ती है, 2024 का है। राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2017 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की कुल 176, गैर अनुसूचित क्षेत्र की 142 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 34 पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर। ध्यान से सुनिए, ये ग्रेजुएट ही इसमें पात्रता है। 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। विशेष निर्देश आप देख लीजिए, इसमें क्या विशेष निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ध्यान से देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो भी आप एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि एक बार नोटिस को, नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें। राज्य के वेबसाइट और इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, चलिए अब हम उसे समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी प्रस्तुत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। दोबारा से कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से पढ़ लें, बाद में आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व्ड या रिजर्व्ड में ये श्रेणी है EWS, OBC, NC, MBC, NC, SC, ST, HAS श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप भी ऑप्शन भरने में हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET ग्रेजुएशन 2022 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। CET ग्रेजुएशन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET ग्रेजुएशन के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी ना हो अपलोड की जानी आवश्यक है।
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल मार्क भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन का विकल्प उपलब्ध होगा। नंबर 1 पे आधार कार्ड आधारित सत्यापन। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO या जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। एक विधि और है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस निर्धारित सहमति को घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करेगा। मूल प्रमाण पत्र विकल्प, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी प्रक्रिया से स्वयं को विवरण को सत्यापित करने में समर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी, मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होंगी। इस तरह से आपको करना होगा। उपरोक्त सत्यापन हो जाने के पश्चात उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई-मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती को आवेदक की गलती माना जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखें, ध्यान से भरें, बहुत ज्यादा ध्यान से फॉर्म भरें। आवेदन पत्र की फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अभ्यर्थी एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करे। अभ्यर्थी एक बार ही पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करे ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन करते समय हो सके, अन्यथा उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करे और इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती हैं। आवेदक अपनी स्वयं की SSO आईडी से आवेदन भरना सुनिश्चित करे, अन्य दूसरी SSO आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि अभी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि एक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर ये है एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है, इस पर संपर्क करें। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं शिकायतों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट, जो 2 वेबसाइट हैं उनको ध्यान से देख लें, के माध्यम से प्रकाशित सूचित की जाएंगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहे, अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक बार ये पंजीयन शुल्क की क्या स्थिति है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 19/2/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर नियम अनुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावे। सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये, राजस्थान के नॉन
क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु ₹400। राजस्थान राज्य से भिन्न अलग राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थी दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। इस चीज को देख लीजिए। विभागीय नियमानुसार 75% महिला, 25% सामान्य, 75% महिला, कुल पद 107 और 35 है। अभी इसमें आप देख लीजिए कि आप किस श्रेणी में आ रहे हैं। जिस भी श्रेणी में आप आ रहे हैं उसके हिसाब से आप कर लें। क्षैतिज आरक्षण में देख लीजिए, दिव्यांगजन देख लीजिए, भूतपूर्व सैनिक देख लीजिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी देख लीजिए, तो इसमें भी आप देख लीजिए। अनुसूचित क्षेत्र में आप देख लीजिए 75% महिला, ये 75% सामान्य, बैकलॉग, कुल, ये आप आपके हिसाब से देख लीजिए कहाँ पर आप सेट हो रहे हैं, कहाँ पर व्यवस्था है। क्षैतिज आरक्षण में देख लीजिए विभागीय नियमानुसार 75% महिला, 25% सामान्य, नॉट। राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य एवं अधीन सेवा नियम 2017 के नियम 10 के अनुसार पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता पद के लिए 75% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ध्यान से समझ लीजिए, 75% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है तथा 25% पद ओपन श्रेणी में रखे गए जिनमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षित है। 75% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तथा 25% पद ओपन श्रेणी में रखे गए जिनमें उसमें से भी 30% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किसी क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को नष्ट करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों का आरक्षण क्षैतिज होगा। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधान में संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब आप इस प्रकार को ये चीजें जो दी हुई हैं इसमें आप ध्यान से पढ़ लें कि भाई क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए मैं और आगे अब हम देखते हैं कि और आगे ऐसा क्या है कि जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए देख लीजिए। उसके बाद अब हम और आगे जाते हैं तो और आगे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए आरक्षण की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। ये एक लिस्ट दी हुई है, अगर इस लिस्ट में से अगर आप हैं तो आपका फायदा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ये फिर दिया हुआ है कि भाई आप किस किस स्थिति में आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं, उस चीज़ को भी आप देख लीजिए। दिव्यांगजन, निःशक्तजन के लिए ये व्यवस्था दी गई है, तो आप इसको देख लीजिए कि कहाँ पर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं, कहाँ पर इसका आपको लाभ मिल सकता है, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, ये उनके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हर बार कहा जाता है कि नोटिफिकेशन जब भी आए आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझें, क्योंकि वही सब कुछ है, वही व्यवस्था कराता है। अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आप ये मानिएगा कि आपका आधा काम खत्म हो जाता है। आधा काम खत्म हो जाता है नहीं का मतलब यही है कि मैंने कई बार ऐसे लोगों को भी देखा है कि दिक्कत ये है कि उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन गलत फॉर्म भरा हो गया, वो परेशान हो रहे हैं कि वो काम कैसे करें। इसके लिए आप पहले फॉर्म भरते समय ध्यान से देखें। चलिए, वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतनमान के अनुसार पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। अन्य शर्तें देख लीजिए। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जावे। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों को नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी।
इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक फिक्स्ड रिमरेशन दे होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि दे नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियतों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियम अनुसार देय होंगे, वह स्थायीकरण का पात्र होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, महत्वपूर्ण बात, ध्यान से देखिए, समझिए। पात्रता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, कुल मिला के आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको आवश्यक है। 2 कंडीशन है, देख लीजिए। आवश्यक नोट, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती है तो नियमों या अनुसूचियों में या यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुकी है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के आवेदन करने का पात्र होगा। किंतु उसे, अब कई बार ये होता है कि साहब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। तो आप इस कंडीशन को आप समझ लीजिए कि यदि आप स्नातक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं या आपका एग्जाम हो चुका है लेकिन मार्कशीट नहीं आई है, उस स्थिति में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व। जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व, समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसमें इनका ये कहना है कि अगर आपने एग्जाम दे दिए हैं और आप मान लीजिए कि आपका चयन साक्षात्कार से होना है, तो साक्षात्कार से पहले पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। अगर आपका चयन लिखित परीक्षा से हो रहा है तो लिखित परीक्षा से पहले पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। नोट, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है। अन्य योग्यता देख लीजिए। स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए, व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या इसमें लगेगा वो देख लीजिए। चरित्र का भी देख लीजिए, आपके कहाँ से ये मांग रहे हैं, कहाँ कैसा क्या करना है, वो आप इस पर ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीयता। भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार, जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो, परंतु शर्त यह है कि वर्ग खा गा घा गाड़ा से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब आयु देख लीजिए। आयु की बात करते हैं हम। विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025, ध्यान से देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, इसका भी ध्यान से रख लीजिए। 18 से 40 के बीच का हो, जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है हो, और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और भी चीजें दी गई हैं इसमें, देख लीजिए कि भाई राजस्थान के मूल निवासी जो है उनको ये चीज में 5 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट महिला अभ्यर्थी को है, 10 वर्ष की छूट इन लोगों को है। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ पर आपकी छूट है, किस व्यवस्थाओं में है, तो आप इसको आप आपके हिसाब से बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए कि कहाँ पर आप फिट हो रहे हैं, कहाँ पर आप सेट हो रहे हैं। पेंशन, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा दे पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन होना चाहिए। दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र में जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराना जाना अनिवार्य किया गया। तत्संबंधी प्रमाण पत्र तथा समस्त समय वांछनीय होगा।
पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, इसको ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारी है पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 15/2/2024 से दिनांक 15/3/2024 को रात्रि 11:59 तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15 फरवरी 2024 से 15 मार्च 2024 को रात्रि 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा आयोजन कंप्यूटर आधारित हो सकती है, टैबलेट आधारित हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने होंगे। बहुत सारी जानकारी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप वेबसाइट को समय समय पर आप देखते रहें। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में यदि आप कोई सी गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे राज्य की हो चाहे किसी की भी चीज की में हो, तो आपको NOC वहां से प्रस्तुत करनी होगी। नियुक्ति की अयोग्यता, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस स्थिति में आ रहे हो, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। आवेदन कैसे करें? आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। और ये पहले ही बात हो चुकी है कि जो राजस्थान के नहीं है और वो अन्य राज्य के, और अन्य राज्य में यदि वो SC ST OBC किसी अन्य आरक्षण की श्रेणियों में आ रहे हैं तो इस वैकेंसी में वो सामान्य ही माने जाएंगे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ को देखते हैं कि भाई फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए। ये फोटो आपका 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश, इसको आप समझ लीजिए। एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया को देख लीजिए कि कब और कैसे आप संशोधन कर सकते हैं। 300 रुपये निर्धारित शुल्क दिया गया, 7 दिन तक ये समय सीमा दी गई है आपको, उसमें आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्ताव प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया, इसको भी आप देख लीजिए। आपके साथ श्रुत लेखन की व्यवस्था भी की गई है। अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, आप इसको भी देख ले। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षिक योग्यता का अंतिम रूप में मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सावधानी पूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि इन्होंने बता दी है कि इस व्यवस्था से हो क्या क्या चीजें चाहिए, वो आप देख लीजिए। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जब आप कर रहे हो तो इस नोटिफिकेशन को आपको बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो हो जाएगा 2 से लेकर 3 घंटे का। तो आप ही हमारे वीडियो को हो सकता है कि ना देखें, क्योंकि काम की चीज़ हम लोग कम देख पाते हैं। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने, अनुचित साधनों का रोकथाम के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये तो मेरा हमेशा से कहना रहता है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको परेशानी हो। परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। परीक्षा की स्कीम नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, टोटल मार्क्स 30, 25 के 50, 20 के कुल मिला के 2 नंबरों का है। 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है। ड्यूरेशन 3 घंटे का है। ये पूरा व्यवस्था दी गई, सिलेबस दिया गया, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और कैसे क्या करना है OMR में सब आपको बता दिया गया है। इसमें भी पाठ्यक्रम ये है कि क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस को भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस ही मुख्य है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थशास्त्र, इसको भी आप ध्यान से, ये आपके सिलेबस में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, ये आप देख लीजिए। सामान्य विज्ञान भी है, तार्किक ज्ञान, भौतिक क्षमता और मूल गणना भी है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट इंग्लिश भी है, सामान्य हिंदी भी इसमें दी हुई है। बोर्ड की वेबसाइट, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in और rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का मार्गनिर्देशन या सूचना या स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर
1412722520 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुरा जयपुर 30/20/18 को संबोधित किया जाएगा। चलिए तो तैयारी कर लीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी लगी और आपका सिलेक्शन होता है तो कृपया आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।